क्वेश्चन 6 ये था कि we have a mixture of Na2CO3 and NaSCO3। याद रखना बच्चों, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, बट ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा है, सभी एग्जाम में आ चुका है। We have a mixture of Na2CO3 and NaSCO3 और इस मिक्सचर की रिएक्शन कराई गई है HCl के साथ। तो पहले मुझे बताओ कि अगर Na2CO3 की रिएक्शन HCl से हो तो क्या बनेगा बच्चों? NaCO2H2O, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट तो यहाँ दिया हुआ है। इसमें अगर कराओगे तो एक बच्चे ने बताया है कि 2 Na है तो यहाँ पर 2 NaCl बन जाएगा। और कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, याद रखना इस बात को, कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो, वो एसिड से रिएक्ट करके हमेशा CO2 गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ प्लस कौन सी गैस आएगी? CO2 गैस, और प्लस क्या बनेगा? H2O। ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। और इसमें क्या बनेगा बच्चों? सेम NaCl, CO2 और H2O। ठीक है। अब ये मिक्सचर जो है वो 1 ग्राम है। ठीक है। तो अगर मैं इसको x ग्राम मान लूं तो NaSCO3 कितना आएगा बच्चों? 1 माइनस एक्स ग्राम। ये हमारा, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है। अच्छा, इस मिक्सचर को जो ट्रीट किया गया है वो ट्रीट किया गया है 0.1 मोलर HCl के साथ। ठीक है। और पूछा है कि HCl का कितना वॉल्यूम रिक्वायर होगा इस मिक्सचर के साथ रिएक्ट करने के लिए। तो देखो HCl की मोलाइटी गिवन है बच्चों। मोलाइटी क्या होता है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ठीक है। तो HCl की मोलाइटी हमको पता है। अगर हमको HCl के टोटल मोल्स पता चल जाए कि कितने रिक्वायरमेंट होगा इस मिक्सचर के लिए, तो हमें वॉल्यूम निकल आएगा, मिल जाएगा। यस या नो? अगर इस मिक्सचर के लिए HCl के हमको टोटल मोल्स पता चल जाए कितने रिक्वायरमेंट है, तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम पूछा गया है कितना रिक्वायरमेंट है इस मिक्सचर के लिए। तो पूरी कैलकुलेशन हमको इस वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए करनी है, सॉरी मोल्स को फाइंड करने के लिए करनी है, फिर वॉल्यूम निकल आएगा। तो कैसे पता करें कितने मोल रिक्वायरमेंट है? अच्छा, पहली इक्वेशन बैलेंस है क्या? यहाँ पे 2HCl चाहिए ना। ठीक है, चलो और देखो लास्ट में क्या रखा है। अच्छा, इस मिक्सचर का मास तो 1 ग्राम है, लेकिन इन दोनों के मोल सेम है। देखो लास्ट में क्या लिख रखा है? विथ 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ Na2CO3 एंड NaSCO3 कंटेनिंग इक्विमोलर अमाउंट्स ऑफ बोथ, है ना। सो Na2CO3 एंड NaHCO3 प्रेजेंट इन इक्विमोलर। ठीक है। इक्विमोलर, इक्विमोलर मतलब इनके नंबर ऑफ मोल्स क्या है? दोनों के सेम है। ठीक है। तो अब देखो बताओ कैसे करें इसको। तो हमको गिवन है मोल्स ऑफ Na2CO3 इक्वल टू मोल्स ऑफ NaSCO3, ये हमको गिवन है बच्चों। बट एग्जैक्टली क्या मोल्स हैं वो निकालना पड़ेगा। तो अगर दोनों के मोल्स बराबर हैं तो मोल क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। बताइए Na2CO3 के मोल्स क्या होंगे? गिवन मास कितना है इसका? x ग्राम, डिवाइड बाई मोलर मास कितना होगा Na2CO3 का, ये बताना पड़ेगा मुझे आपको। 106। 106। और एक दो बच्चे कंफर्म करें। यस सर। ठीक है, 106 इक्वल टू NaSCO3, इसका मास कितना है? 1 माइनस एक्स, डिवाइड बाई इसका मोलर मास कितना आएगा NaSCO3 का? 84। 84। अब आपको मुझे यहाँ से x की वैल्यू बतानी पड़ेगी।
ये अगर सॉल्व कर सकते हो जल्दी तो बताइए मेरे को। जीरो पॉइंट फाइव फाइव समथिंग आ रही है सर। यस, हाँ, एक्स की वैल्यू आएगी 0.558, एक्स की वैल्यू 0.558, ये वैल्यू आ रही है एक्स की। अब बताइए जरा, ये एक्स Na2CO3 का मास है, तो हम Na2CO3 का मास निकाल सकते हैं 1 माइनस करके, लेकिन हमको मास नहीं चाहिए। अब अगर एक्स की वैल्यू ये है तो फिर Na2CO3 के मोल्स क्या होंगे एग्जैक्टली? सो मोल्स ऑफ Na2CO3 इक्वल टू 0.558, इसके मास 0.558 ग्राम है, एक्स अमाउंट डिवाइड बाई इसका मोलर मास 106। अगर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा आपका 1/190, रफली 1/190 इस तरह रेशियो में आएगा, या फिर आप कुछ और निकाल सकते हो। ये Na2CO3 के मोल्स आ गए। तो अब मुझे कोई बताएगा कि NaSCO3 के क्या मोल्स होंगे? सेम होंगे 1/190। हाँ, क्योंकि इक्विमोलर है बस। अब यहाँ से क्वेश्चन ये आपका ये सॉल्व हो गया। देखो हम लोगों ने क्या किया कि दे रखा था दोनों के इक्विमोलर है, तो दोनों के मोल्स को इक्वेट कर दिया, यहाँ से अमाउंट निकाल लिए और किसी एक के मोल निकाल लिए, दूसरे के मोल्स उतने हो जाएंगे। अब देखो इसके आगे क्या करेंगे, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ से। आप लोग साथ ही साथ नोट्स बनाते रहे ना आप लोग। अमन नोट्स बना रहे हैं चैप्टर के? यस सर। ठीक है, चलो तो फिर अब इसके आगे 1/190 मोल और इसके भी हो गए 1/190 मोल। अब मुझे बता सकते हो बच्चों कि इस मिक्सचर के लिए HCl के टोटल कितने मोल्स रिक्वायर्ड हैं? जब इसका 1/190 मोल खत्म होगा, या इसके जब 1 मोल खत्म होंगे, एक सेकेंड, HCl के जब इसके 1 मोल खत्म होंगे तो HCl के मोल कितने खत्म हो रहे हैं? 2। और इसके जब 1 मोल खत्म हो रहे हैं तो HCl का 1 मोल खत्म हो रहा है। तो अगर इसके 1/190 खत्म होंगे तो HCl के कितने मोल्स खत्म होंगे? 2/190। हाँ, 2/190, 2/190 प्लस अगर इसके 1/190 खत्म हो रहे तो HCl के कितने खत्म होंगे? 1/190। 1/190। तो फिर HCl के टोटल मोल्स कितने कंज्यूम हो रहे हैं? 3/190। 3/190। ये टोटल HCl के मोल्स रिक्वायर्ड है टू रिएक्ट दिस मिक्सचर। ठीक है, इस मिक्सचर से रिएक्ट करने के लिए HCl की ये टोटल मोल रिक्वायर्ड है। और फिर क्या लगा देंगे फॉर्मूला? HCl के टोटल मोल्स आएंगे, फॉर्मूला क्या लगा देंगे? मोलैरिटी इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। सो मोलैरिटी कितनी थी बच्चों? 0.1 मोलर HCl की मोलैरिटी ये है, इक्वल टू मोल्स कितने आ गए? 3/190 डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। ये आपका वॉल्यूम लीटर में आएगा, इसको ml में कन्वर्ट कर लेना। आगे समझ में बेटा, भूमिका समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, ये जितने भी सारे क्वेश्चन हैं ये सभी बच्चों को फेयर में नोट करना है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन, एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन हैं और बार बार आते रहते हैं, तो ये क्वेश्चन सभी के फेयर नोटबुक में होना चाहिए। ठीक है ना? तो यहाँ से एक बार v की वैल्यू मुझे बताना क्या आएगी, एक बार आंसर कंफर्म कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने 3/190 ऐसे मेमोरी बेस में लिख दिया है मैंने। ज़रा बताना v की वैल्यू क्या आएगी?
30/19। ये जो मैंने आंसर इसमें दे रखा है इसका बेटा, ये 157, लीटर में आ रहा है वो 30। 157.8, क्या ये मैच कर रहा है क्या? 157.8 जो आंसर दे रखा है इसका। Yes, sir. Yes, sir. ओके ठीक है। चलो ठीक है। तो बच्चों कल मैं थोड़ा सा आपको नॉर्मेलिटी के बारे में बता रहा था, तो उसी के आगे कंटिन्यू करता हूँ। और जो लास्ट क्वेश्चन बता रहा था शायद ये था कि अगर Cl2 बेसिक मीडियम में डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा है Cl माइनस और ClO3 माइनस में, तो इसमें Cl2 का मोलर मास क्या होगा? सॉरी, इक्विवेलेंट मास। E का मतलब होता है इक्विवेलेंट मास विच इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। ठीक है। सो ये मैंने बता दिया था कि नहीं बता दिया था? कोई बताएगा कैसे Thanks, sir. कैसे कैसे सॉल्व किया था? कोई बताएगा मुझे? Molar mass upon reduction factor plus molar mass upon oxidation factor. अच्छा ठीक है। तो Cl2 से जब Cl माइनस जाएंगे तो ये रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन है? रिडक्शन। रिडक्शन। कितने फैक्टर से रिड्यूस हो रहा है? दो. दो। हाँ, एक Cl के रिस्पेक्ट में एक का चेंज, दो के रिस्पेक्ट में दो का चेंज, तो दो फैक्टर से रिड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे टू फैक्टर है, दैट इज रिडक्शन। और Cl2 से जब ClO3 माइनस जाएंगे तो यहाँ पे Oxidation. +5 हो रही है, तो चेंज 5 का आ रहा है, लेकिन Cl2 के रिस्पेक्ट में 10 का चेंज, तो ये 10 फैक्टर से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। तो ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, तो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में जो वैलेंसी फैक्टर निकालते हैं तो दैट इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन रिडक्शन फैक्टर प्लस मोलर मास अपॉन ऑक्सीडेशन फैक्टर, ये लेते हैं ना। ठीक है। तो Cl2 का मोलर मास m मान लिया, तो रिडक्शन फैक्टर 2 हो गया, और ऑक्सीडेशन फैक्टर कितना हो गया? 10। ठीक है। तो फिर क्या आ जाएगा इसका आंसर? 6m/5। 3m/5 आ जाएगा ना। अब बच्चों बताओ मुझे यहाँ पे m की वैल्यू क्या रखोगे? 71. हाँ 71। धोखे से लोग यहाँ पर Cl की वैल्यू 35.5 रख देते हैं, Cl2 है इसलिए 71 रखना। 3/5 इंटू 71, ये क्वेश्चन इसी फॉर्म में आता है हमेशा कि Cl2 का इक्विवेलेंट मास क्या होगा। ठीक है। नॉर्मेलिटी निकालने के लिए इक्विवेलेंट मास ही निकालना मेन है, मतलब अगर इक्विवेलेंट मास आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मेलिटी फिर आ जाएगी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये कि अब अगर मान लो ये क्वेश्चन देते Br2 जा रहा है Br माइनस में और BrO3 माइनस में, तो सेम आंसर आएगा। इक्वल मास ऑफ Br2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोलर मास ऑफ Br2, मोलर मास ऑफ Br2, 3 मोलर मास ऑफ Br2 डिवाइड बाई 5, यही तो होगा। 3m/5 है ना। यहाँ पे मोलर मास किसका रख देंगे? Br2 का, क्योंकि सेम ऑक्सीजन स्टेट चेंज आ रहा है। बस एक क्वेश्चन मुझे इसमें और बताना, अगर मैं P4 से PS3 जाऊँ और H2PO2 माइनस जाऊँ, मैं वही इक्वेशन ले रहा हूँ, मैं वही रिएक्शन ले रहा हूँ बच्चों जो हमारे 12th क्लास में रिएक्शन है P ब्लॉक में, तो जिससे ये रिएक्शन वापस से आएंगे, थोड़ा सा आपको ध्यान भी रहेगा। तो अब ये देखो शायद सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए कि यहाँ पे P4 का इक्विवेलेंट मास क्या है। तो जरा मुझे देखो, बता सकते हो क्या? मैं भी ये नया क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, क्या आंसर आएगा मुझे भी नहीं पता है, बट आप एक बार ट्राई करके बताना इक्विवेलेंट मास ऑफ P4 क्या होगा।
अच्छा ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है कि नहीं है? यस सर। कितने चेंज आ रहा है यहाँ तक में? इसमें चेंज कितने आ रहा है? यहाँ पर फास्फोरस की स्टेट आएगी -3, ठीक है। m/3 आएगा। बेटा मुझे आंसर, ये मैंने क्वेश्चन अभी अभी खुद ही बनाया है तो आंसर याद नहीं है, एक दो बच्चों से और कंफर्म करता हूँ। m/3 is अच्छा, इसमें पहले में चेंज कितने का आ रहा है बेटा? 8। 8 का चेंज, 4 फास्फोरस है, 12 12 का चेंज, हाँ। एक के रिस्पेक्ट में 3 का चेंज, 4 के रिस्पेक्ट में 12 का चेंज, और ये रिडक्शन होगा ना तो 12 फैक्टर से रिड्यूस हो रहा है। और यस इसमें कितने चेंज आएगा? यहाँ पे फास्फोरस की +1 स्टेट आएगी ना, 4 4, हाँ यहाँ पे तो 4 का चेंज आएगा, 4 फैक्टर से इंक्रीज हो रहा है। तो मोलर मास डिवाइड बाई 12 प्लस मोलर मास डिवाइड बाई 1, सॉरी 4, तो कितना आ गया? m/3 आएगा ना, 12 प्लस 4, हाँ m/3 आएगा। क्यों बच्चों, यही आएगा ना सबका आंसर? yes sir yes हाँ ठीक है, तो ऐसे आप इसको कर लेना। एक क्वेश्चन और था 11th में, मुझे याद नहीं आ रहा है। अच्छा जरा एक्स का बताना मुझे जल्दी से। C2O42-, इसका नाम पता है किसी को क्या होता है C2O42- का? क्रोमियम, क्रोमियम के लिए तो Cr होता है ना, अभी कल भी मैंने बताया था। अच्छा इसका नाम मैंने क्या बताया था, जरा मुझे बताना है इसको। oxalic acid ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड आपको कितने बताए थे मैंने? anhydrous हाँ, एनहाइड्रस और हाइड्रेटेड, ठीक है। तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा फिर? ऑक्सिलेट आएगा। ऑक्सलेट आयन, हाँ ऑक्सलेट आयन, ठीक है ना। तो चलो मैं पूरी कंप्लीट रिएक्शन लिखता हूँ, शायद ये पेपर में भी आया था। ये रिएक्शन है MnO4- प्लस C2O42- चेंज इनटू Mn2 प्लस NCO2 और प्लस H2। देखो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, लेकिन इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए जरूरी नहीं कि बैलेंस ही हो। तो बताओ इस रिएक्शन में इक्विवेलेंट मास ऑफ MnO4 क्या होगा और इक्विवेलेंट मास ऑफ C2O42- क्या होगा? बताओ। इतना टाइम लगता है? m/5 और m/2। हाँ, इसकी ऑक्सीडेशन में क्या चेंज आ रहा है बच्चों, बताना जरा मुझे। 5 5, यहाँ पे +7 है, यहाँ पे +2 है, तो इसकी ऑक्सीडेशन में 5 का चेंज आ रहा है, ठीक है। 5 फैक्टर से डिक्रीज हो रहा है। और इसमें क्या चेंज आ रहा है इसी तरह? 2 का आ रहा है इसमें। भूमिका में इसमें कितने चेंज आ रहा है बेटा? sir 2 का तो इसमें 2 का चेंज आ रहा है, 2 फैक्टर से इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसकी ऑक्सिलेट आयन की +3 है, यहाँ पे +4 है। तो देखो, तो इसमें आ जाएगा मोलर मास ऑफ दिस डिवाइड बाई 5 और इसका मोलर मास ऑफ दिस डिवाइड बाई 2। यही क्वेश्चन आपने एग्जाम में गलत किया था, जिसमें पूछा गया था ऑक्जेलिक एसिड का इक्विवेलेंट मास क्या होगा। क्योंकि ये रिडॉक्स रिएक्शन है तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा आंसर।
सर ये दोबारा बता। अच्छा बताओ इसमें दोबारा क्या बताना है मुझे बताइए। मैंने दोनों का अलग अलग आपसे पूछा है कि इक्विवेलेंट मास क्या होगा। इक्विवेलेंट मास अपॉन वैलेंसी, इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो इस कंपाउंड के वैलेंसी फैक्टर में कितने चेंज है, इस कंपाउंड के ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंज है, 36, 5। 5 का, तो m डिवाइड बाई 5 हो गया। इसमें क्या चेंज है, 3 से 4 जा रहे हैं तो 1 का चेंज, मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम है तो 2 का चेंज, तो डिवाइड बाई 2 फैक्टर का चेंज आ गया, तो m/2 आ गया। सतीश नहीं समझ में आया अभी? आ गया। हाँ, इसी तरह बेटा आपको समझ में आया है? Yes, sir. अच्छा, नॉर्मेलिटी में एक बात आप लोग और याद रखना बच्चों कि एसिड बेस रिएक्शन हो या फिर रिडॉक्स रिएक्शन हो, है ना। रिडॉक्स रिएक्शन या एसिड बेस रिएक्शन, ज़्यादा फेमस यहीं पे है एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है ना। हमेशा जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू रिड्यूसिंग एजेंट, या अगर एसिड बेस रिएक्शन है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या बताया गया था बच्चों आपको, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइड बाई वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या आ सकता है, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। एक तो तरीका ये है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने का, ठीक है। नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। तो अगर इस रिएक्शन में मुझे ये अप्लाई करना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, N1V1 ऑफ KMnO4 इक्वल टू N2V2 ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, ये लगा सकता हूँ मैं। और थोड़ा सा भी आपको बताता हूँ कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। यहाँ तक सभी बच्चों क्लियर है। हम किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को बराबर कर सकते हैं, ठीक है। Yes, sir. हाँ, अब जरा थोड़ा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का मतलब समझना, तभी आपको ये चीज़ जो मैं इक्वेट कर रहा हूँ ना ये ज़्यादा समझ में आएगी कि क्या मतलब होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का। देखो जैसे बच्चों ये लिखा होता है 1 मोल H+ आयन, 1 मोल H+ आयन लिखा होता है। सो 1 मोल ऑफ H+ आयन को हम बोल सकते हैं 1 इक्विवेलेंट ऑफ H+ आयन, हम इसे ये भी बोल सकते हैं। यानी कि अगर H पे एक पॉजिटिव चार्ज है तो हम इसको 1 मोल H+ आयन बोले या 1 इक्विवेलेंट ऑफ H+ आयन बोले, इसका एक ही मतलब होता है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे लिखा हो 1 मोल Cu2+ आयन, पता है इसको हम क्या बोलते हैं, 2 equivalent. हाँ 2 इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर, 2 इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर। इससे आप क्या समझ रहे हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है जिसमें कि ये बात और अच्छे समझ में आ जाएगी आपको। आप इससे क्या समझ रहे हो कि अगर कंपाउंड में एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव होता है, अगर कंपाउंड में एक पॉजिटिव या फिर एक नेगेटिव होता है तो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट एक ही बात होती है, ठीक है। जैसे मैं आपसे ये बोलता कि 1 मोल
OH आयन में कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हैं? तो आप बोलोगे वन। 1 इक्विवेलेंट ऑफ OH आयन, ठीक है। लेकिन अगर ये लिखा हो 1 मोल एल्युमिनियम 3+ आयन, तो बताइए कितने इक्विवेलेंट हैं एल्युमिनियम के? 3 3 3 इक्विवेलेंट ऑफ एल्युमिनियम आयन, 3 इक्विवेलेंट ऑफ एल्युमिनियम आयन, ठीक है। तो इस तरीके से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ मोल्स रिलेटेड होते हैं। तो अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट में कोई फार्मूला बनाना चाहूँ तो कैसे बनाऊंगा, जरा मुझे बताना। अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ बच्चों कि 0.5 मोल कॉपर 2+ में कितने इक्विवेलेंट कॉपर हैं, तो क्या जवाब दोगे बताओ? 1। 1 हाँ देखो यहाँ से, क्योंकि आपको पता है 1 मोल कॉपर 2+ का मतलब 2 इक्विवेलेंट कॉपर होता है, क्योंकि दो पॉजिटिव चार्ज को देख के आप यहाँ पे काम कर रहे हो। इक्विवेलेंट 1 पॉजिटिव चार्ज, ये 1 नेगेटिव चार्ज के हिसाब से होता है। तभी तो देखो जब भी आप कॉपर 2+ का इक्विवेलेंट मास निकालते हो तो मोलर मास डिवाइड बाई 2 कर देते हो ना, इसके दो पॉजिटिव चार्ज की वजह से। तो 1 मोल कॉपर 2+ का मतलब 2 इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर, मतलब 1 इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर। तो हम यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, देखो फार्मूला क्या लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू, अगर मोल के साथ रिलेशन देखा जाए, इक्वल टू मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। एक मोल में 2 इक्विवेलेंट कॉपर थे, मतलब मोल्स में हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तभी तो 2 इक्विवेलेंट आए। 1 मोल एल्युमिनियम 3+ में 3 इक्विवेलेंट एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम के मोल्स कितने थे? 1, और मल्टीप्लाई कितने किया हमने? 3 का, तो क्या आ गया? 3 3 इक्विवेलेंट। तो मैं कह सकता हूँ कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होते हैं, जो भी कंपाउंड के मोल्स हों उसको वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या जाएगा? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। बताओ करेक्ट या इनकरेक्ट? अमन समझ आई ये बात? यस सर। तो ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट और नंबर ऑफ मोल्स में रिलेशन होता है। ज़्यादा इस पर अभी फोकस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको, इसलिए मैं बहुत अब इसको वाइंड अप करता हूँ इस टॉपिक को, ठीक है ना। और बस एक चीज़ और देख लो कि नॉर्मलिटी मोलैरिटी में रिलेशन क्या होता है। ये वैसे भी सबको शायद पता हो, रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलैरिटी। याद है किसी को ये क्या रिलेशन होता है बच्चों ये? मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। हाँ ठीक है, नॉर्मलिटी होता है मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। ये इक्वेशन निकालने के लिए आप नॉर्मलिटी का फार्मूला लिखिए, मोलैरिटी का फार्मूला लिखिए और दोनों को आपस में डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। तो अगर मैं आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछूं कि 0.3 मोलर H3PO3 इसकी नॉर्मलिटी क्या होगी, बता सकता है कोई क्या होगी इसकी नॉर्मलिटी? 0.6 ओके, चिराग क्या होगी नॉर्मलिटी इसकी? 0.6 0.6 हाँ, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना बताया था? इसमें 3H है लेकिन कितना होता है वैलेंसी फैक्टर इसका? 2 2। तो यहाँ से नॉर्मलिटी जो हो जाएगी वो मोलैरिटी 0.3 इंटू 2 यानी 0.6, ये इसका हो जाएगा वैलेंसी फैक्टर नॉर्मलिटी। अगर बच्चों मैं ये दे दूँ आपको, देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 100 ml 0.2 मोलर ऑक्जेलिक एसिड है, ठीक है। 100 ml 0.2 मोलर ऑक्जेलिक एसिड 2H2O है ना,
इसकी नॉर्मेलिटी बतानी क्या होगी, नॉर्मेलिटी नहीं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड बताने हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड क्या होंगे, बता सकता है कोई? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने के मैंने दो तरीके बताए हैं अभी आपको। कौन से दो तरीके हैं? एक तो एक फार्मूला वाला था कि नॉर्मेलिटी में अगर वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, बताना। Number of equivalent. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट 0.04. 0.04. हाँ हाँ बेटा रुक जाओ। और अगर मैं मोल्स को वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करूँ तब क्या आएगा, Number Number of equivalent. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। दो तरीके से कर सकते हो। अगर ऑक्जेलिक एसिड का वॉल्यूम दे रखा है और मोलैरिटी दे रखी है तो क्या नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं हम लोग? Yes, sir. Yes. हाँ, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे बताना जरा। नंबर ऑफ मोल्स, 0.02. हाँ नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा 100 मोलैरिटी 100। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, है ना। मोलैरिटी है 0.2, वॉल्यूम है 100 डिवाइड बाई 1000, कितना आ जाएगा 0.02। ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। तो इसी से निकाल लेता हूँ फिर। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.02, और बेटा इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आता है 2. 2। तो 2 आ गया तो कितना आंसर आ गया 0.04। देखो यही सारे क्वेश्चन आपको जो है 11th में वो डिफिकल्ट लगते थे, शायद अब थोड़ा बहुत सही ठीक लग रहे हों। और क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते हैं बच्चों वो तो यही क्वेश्चन है। अब बनाने कुछ में ऐसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बन सकता है जो आपसे ना हो, बट कंसेप्ट पूरा यही है। और ये कंसेप्ट थोड़ा और अच्छा हो जाएगा जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर एक पढ़ेंगे 3rd। ठीक है, ठीक ये हो गया। प्लीज़ देखो दो तरीके हैं। मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर, मतलब 1 लीटर में जो सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स होते हैं दैट इज मोलैरिटी। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल दे रखे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल इक्वल टू मोल्स ऑफ एथेनॉल डिवाइड बाय मोल्स ऑफ एथेनॉल प्लस मोल्स ऑफ वाटर। थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल इक्वल टू मोल्स ऑफ एथेनॉल प्लस मोल्स ऑफ एथेनॉल, मोल्स ऑफ एथेनॉल प्लस मोल्स ऑफ वाटर, ऐसे लिख सकता हूँ ना? Yes, sir. मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल कितना है 0.2, मोल्स ऑफ एथेनॉल n मान लिया, n प्लस अगर मैं 1 लीटर सोल्यूशन मान लूँ, मैक्सिमम उसमें वाटर ही मान लेता हूँ, वाटर के रिस्पेक्ट में एथेनॉल का वॉल्यूम नेगलेक्ट कर लेता हूँ, तो बताओ वाटर के कितने मोल्स होते हैं 1 लीटर सोल्यूशन में? 5.5. 55.5। तो मैं n वाटर की जगह ले सकता हूँ 55.5। तो यहाँ से n की वैल्यू निकाल लूँगा। जो n के मोल्स, n किसके मोल्स हैं एथेनॉल के, तो जो एथेनॉल के मोल्स आएंगे वो कितने लीटर सोल्यूशन में आएंगे 1 लीटर। हमने 1 लीटर वाटर मान रखा है तो 1 लीटर हम देखो अप्रोक्सीमेशन क्या लिया हमने कि 1 लीटर वाटर इक्वल टू 1 लीटर सोल्यूशन, क्योंकि मेनली वाटर ही है। तो जो n के मोल्स आएंगे वो 1 लीटर सोल्यूशन में आएंगे, तो 1 लीटर सोल्यूशन में जो n के मोल्स आ जाएंगे वही क्या हो जाएगी उसकी
molarity. मोलैरिटी। तो बस ये, अच्छा बताइए यहाँ एन की वैल्यू क्या आएगी, कोई सॉल्व करके बताएगा मेरे को? थर्टीन पॉइंट एट आ रही है। कितना बचा बेटा? 13, एन की वैल्यू कितनी आ रही? 13.875। 875। ओके, चलो तो पहला तो ये तरीका था कि हमने इस तरह सॉल्व कर लिया मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। दूसरा तरीका भी मैं बताता हूँ आपको। दूसरा तरीका ये है, देखो हमें पता है कि डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, मास ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन का मास क्या हो सकता है? तो सॉल्यूशन में सोल्यूट के मोल्स n1 है, सॉरी सॉल्वेंट के मोल्स n1 है और सोल्यूट के मोल्स n2 है। ठीक है, ये हमने ले लिया। तो बताइए मास क्या होगा सॉल्यूशन का? टोटल मास। अगर सोल्यूट के मोल्स n1 है और सॉल्वेंट के मोल्स n2 है, सॉरी सॉल्वेंट के मोल्स n1 है, सोल्यूट के मोल्स n2 है, तो या दोनों के मोल्स n1 n2 है, मतलब टोटल मास क्या आ सकता है? N1 plus N2 into V. n1 m1 प्लस n2 m2 डिवाइड बाई डेंसिटी। सही लिखा हुआ है? Yes. मास क्या आता है बच्चों? ये जो यहाँ पर जो लिखा है आपने, ये गिवन मास अपॉन वॉल्यूम है ना, ये इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको पता है मोल्स क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास क्या आ जाएगा? मोल इनटू मोलर मास। ठीक है ना, ये आ जाएगा मोल्स इनटू मोलर मास। तो ये आ गया हमारा डेंसिटी, क्या नाम, वॉल्यूम इक्वल टू n1 प्लस n2 m2 डिवाइड बाई डेंसिटी। और आपको पता है बच्चों मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी होती है मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो अगर वॉल्यूम को मैं ml में रखूं, क्योंकि डेंसिटी में वॉल्यूम यहाँ पे ml में रहा है तभी तो ये ग्राम में है। तो वॉल्यूम ml में है तो ऊपर से किसने मल्टीप्लाई कर दूं? 1000 से, है ना ये। अब इस वॉल्यूम की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, तो मोलैरिटी क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, हाँ मोल्स ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाई n1 m1 प्लस n2 m2 और ये डेंसिटी ऊपर चला गया इनटू डेंसिटी। ठीक है, ये मोल्स को मैं यहाँ पे n2 कर सकता हूँ ना, n2, क्योंकि सोल्यूट के मोल्स होते हैं ऊपर। तो ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अच्छा अभी हमको मोल फ्रैक्शन में चाहिए ना, अगर मोल फ्रैक्शन में चाहिए तो क्या करूँ? पूरी इक्वेशन को N1 plus N2 से डिवाइड कर दूं। तो मोलैरिटी इक्वल टू, देखो इसको जब डिवाइड करूंगा n1 प्लस n2 से, देखो डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई वाला तो कैंसिल हो जाना है। तो ऊपर हो जाएगा x2 इंटू 1000 इंटू डेंसिटी डिवाइड बाई, नीचे क्या हो जाएगा बच्चों? x1 m1 प्लस x2 m2, ये हो जाएगा ना? बताओ। Yes. हाँ, और इन केस ऑफ वाटर, अगर मान लो ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना था जो हमने दिया था, तो इन केस ऑफ वाटर डेंसिटी की जगह क्या पुट कर दोगे? 1 पुट कर दोगे। तो ये फार्मूला भी होता है x2 इंटू 1000 इंटू डेंसिटी अपॉन x। देखो वाटर होता है तो डेंसिटी हम 1 ग्राम पर ले लेते हैं, और कोई अगर मान लो एथेनॉल बेंजीन सॉल्वेंट में होता तो हमें डेंसिटी चाहिए होती।
तो फिर ये कर देंगे। मोलर मास सोल्यूट और सॉल्वेंट के पता ही होते हैं, मोल फ्रैक्शन एक का पता होगा तो दूसरे का पता चल जाएगा। इस फॉर्मूले से हम मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन को आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ आ गया सबको ये? Yes, sir. ठीक है, तो देखो ये सारे क्वेश्चन बेटा अच्छे अच्छे क्वेश्चन सारे